और पार्टनर ठीक है ना तू? हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। भाई तू ठीक तो मैं भी ठीक। अच्छा तुझे याद है हमने पिछली क्लास में कहाँ पे छोड़ा था अपने, जो पढ़ रहे थे हम? हाँ भाई, पिछली क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट तक पढ़ लिया था। अच्छा आज मैं फिर तुझे उसके आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है? भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन आज मैं बताऊंगा ये सब होता क्या है। अगर कोई मिस्टेक हो तो भाई तू ठीक कर दिए। ठीक है भाई। तो आज हमें पढ़ना है मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट क्या होता है। तो मनी मार्केट को जानने से पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। इसको आगे और डिवाइड करें, कैपिटल मार्केट को भी सब डिवाइड किया गया। कैपिटल मार्केट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। देखो भाइयों, ये जो मनी मार्केट होता है ना, ये बेसिकली होता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, जिनका मैच्योरिटी ऑफ पीरियड अप टू 1 ईयर तक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर किसी को मान लेते हैं कि अगर किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को, आरबीआई को, म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो मनी मार्केट में जाके वहाँ से फंड्स को रेज कर सकते हैं। और ये जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये सारे लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी कि मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको आसानी से हम किसी को बेच सकते हैं और उसे कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। एंड जो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं मनी मार्केट में, वो होते हैं आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेज एंड म्यूचुअल फंड्स। गुड गोइंग पार्टनर, वेल एक्सप्लेन्ड, कीप इट अप। नाउ कम टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं हम। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल। इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हें हम जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई देखो, इस पे इंटरेस्ट तो कोई मिलता नहीं है। इस पे इंटरेस्ट होता है जो वो इस तरह से होता है, देखो, जो जब इसे आरबीआई इशू करती है तो ये इसकी जो फेस वैल्यू होती है उस पर कम पर इशू करती है। यानी कि अगर कोई 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो वो हमें 90 रुपये में मिल जाएगा अगर उसमें ख़रीदते हैं। और उससे जब वो पे करेगी इसके मैच्योरिटी पे, तो हमें वो उसके फेस वैल्यू पे देगी, यानी कि 100 रुपये पे। तो यानी कि जो इसके बीच का जो डिफरेंस हुआ 10 रुपये का, वही हमें इंटरेस्ट के रूप में मिल जाता है। 100 रुपये मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट होता है ट्रेजरी बिल का वो 25,000 होता है। ये प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में एक तरह से इशू किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट भाई यानी कि तुम्हें प्रॉमिस कर रही है कि फ्यूचर में तुम्हें दे देगी। उसके ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है पीछे से कि वो देगी क्या नहीं देगी। लेकिन भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पूरे देश को चलाई, तो तुम्हारे पैसे लेके थोड़ी नहीं भाग जाएगी। तो एक तरह से प्रोमिसरी नोट है, लेकिन भाई 100% चांस है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे। वाह भाई तू तो बहुत बढ़िया बता रहा है। मैं तो पहले से इसके बारे में जानता था, लेकिन तू जो इस तरह से बता रहा है तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है इससे। हाँ भाई, मैं भी वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यानी कि भाई तुमसे कुछ स्किप हो गया माइंड से, तो तुम्हें भी पता चल जाए वो। नाउ कम टू सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर होते हैं वो लार्ज और क्रेडिट वर्थी कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। क्योंकि भाई यार कोई तो इशू करेगा नहीं, यानी कि मैं इशू कर दूँ भाई गवर्नमेंट, मैं पब्लिक से कहूँ मेरे इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, क्यों खरीदेगा भाई? भाई क्रेडिट वर्थीनेस भी तो होनी चाहिए मेरे अंदर, उनको विश्वास ही नहीं है कि बंदा है कौन, जानते ही नहीं। तो हर कोई इशू नहीं कर सकता। इससे सिर्फ जिन कंपनियों की गुडविल है मार्केट में, क्रेडिट वर्थीनेस जिनकी अच्छी है, वही इशू कर सकते हैं इसको। दीज आर आल्सो इशूड एज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, यानी कि भाई ये भी प्रोमिस ही कर रहे हैं देने की, वो भी अनसिक्योर्ड है, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। लेकिन भाई चांसेस बहुत हाई हैं कि तुम्हारे जो तुमने इन्वेस्टमेंट की है वो तुम्हें रिटर्न जरूर देगी, क्योंकि भाई हाई क्रेडिट वर्थीनेस कंपनी है, ये तुम्हारे पैसे लेके भागेगी नहीं। लेकिन एक तरह से प्रोमिसरी नोट है। इनका मैच्योरिटी पीरियड यूजुअली 15 दिन से 1 साल तक होता है। ये भी जब इशू की जाती है तो इन्हें डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है, यानी कि जितनी फेस वैल्यू होती है उससे कम पे हमें मिल जाता है। और जब इसे रिडीम किया जाता है तो ये पार पे होता है, यानी कि जितने उस पर फेस वैल्यू लिखी हुई है उतने हमें पैसे मिल जाएंगे उसके बदले में। इसे बेसिकली सीजनल और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इशू किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां इसे एक ब्रिज फाइनेंसिंग
के लिए यूज़ करती हैं। भाई ये ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? मैंने तो शायद स्किप कर दिया से, मैं भूल गया क्या होता है ये? भाई देख, जब कोई कंपनी कैपिटल मार्केट से पैसे रेज करती है, वहाँ से जब मनी रेज करती है, तो उसे रेज करने के लिए भी उसे कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जो कहलाती है फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे कि भाई तुझे प्रोस्पेक्टस इशू करने हैं, तुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगा, कमीशन देनी पड़ेगी, तुझे उसके लिए एडवर्टाइजिंग करानी पड़ेगी, तो उस पर तुझे कुछ कॉस्ट लगेगी ना, उसको बियर करने के लिए भाई ये इशू करती है इनको, जिसे ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। ओके, गॉट इट ब्रो। अच्छा, अब हम देखते हैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट, जो कि कॉल मनी है। ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन ये रीपेबल ऑन डिमांड होती हैं। रीपेबल ऑन डिमांड, इसका क्या मतलब हुआ? भाई इसका मतलब हुआ कि अगर बैंक वो पैसे वापस मांगती है तो हमें वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, ऐसे या वैसे कुछ भी करके पैसे देने ही पड़ेंगे। इसका मतलब है रीपेबल ऑन डिमांड। इसका मैच्योरिटी ऑफ पीरियड 1 डे to 15 डेज होता है, लेकिन ये सिर्फ इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक में करती है आपस में। भाई समझ नहीं आया मुझे, तो सी समझा। अच्छा भाई, तू ये बता, तू CRR के बारे में जानता है? सुना है कभी इसके बारे में? हाँ भाई, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, यानी कि बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज RBI के पास रखना पड़ता है, इसे ही कहते हैं CRR। हाँ तो भाई, बैंकों के पास कई बार ना ये CRR का अमाउंट कम बच जाता है, यानी कि बैंक होते हैं बहुत सारा लोन दे देते लोगों को लालच में आके कि हाँ भाई हम लोन दे देते हैं, हमें इनसे इंटरेस्ट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो उनके पास पैसे नहीं बचते कि CRR को मेंटेन कर पाएँ, तो इसलिए वो दूसरे बैंक से उधार लेते हैं कि वो CRR को मेंटेन कर सके। नहीं तो अगर RBI को पता चल गया तो भाई उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो जो बैंक होते हैं ना, वो CRR को मेंटेन करने के लिए कॉल मनी का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा भाई, तू ये बता, जो एक कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट। ओहो, घना अंग्रेज हो रहा बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे, ये जो कॉल रेट होता है ना, ये हाईली वॉलेटाइल होता है, यानी कि इनके जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, बहुत ही चेंज होता रहता है डे टू डे। भाई दिन में कई बार बदल गया, 1 घंटे में 10 बार बदल गया इनका इंटरेस्ट रेट, यानी इनमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट बदलता ही रहता है, दिन में बदल जाएगा, एक एक घंटे में बदलता रहता है। एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी अंग्रेजी होके बोल गया तू। देख भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान ले कॉल रेट बढ़ गया तो इसके रिलेटिवली और इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? भाई इसके रिलेटिवली देखें तो सस्ते पड़ेंगे इससे। हाँ, तो जो बैंक होंगे फिर उस पे ज़्यादा भागेंगे, यानी कि कॉल मनी को लेना वो प्रेफर नहीं करेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स पे ज़्यादा रिलाई करेंगे। एंड अगर कॉल रेट कम है तो रिलेटिवली देखें तो और जो सोर्सेज हैं उन पे, यानी कि वो हमें महंगे पड़ेंगे, तो जो बैंक होंगे वो ये ज़्यादा कॉल मनी को लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर मनी इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, तो हम चलते हैं फोर्थ इंस्ट्रूमेंट को लिए, जो कि है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये जो CD होते हैं, ये बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा इशू किए जाते हैं। ये एक तरह से FD की तरह होते हैं। अगर तुम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को परचेज करते हो तो इसकी मैच्योरिटी होने पे तुम्हें इंटरेस्ट प्लस जो अमाउंट तुमने लगाया था वो वापस मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर इसे मैच्योरिटी से पहले ही ले लेते हो वापस, तो इसे तुम्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जुड़वा, और कोई पॉइंट भी रह गया क्या? हाँ भाई, अभी तो वो कमर्शियल बिल रह गया है। अच्छा, तो चलो अब हम फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, जो कि है कमर्शियल बिल। फ्रेंड्स, इसके बारे में तो तुमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है बिजनेस फर्म्स द्वारा। इसका यूज जब होता है जब क्रेडिट सेल होती है। जब गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया जाता है तो जो बायर होता है वो लायबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए। बट इन केस जब बायर के पास पैसे नहीं होते हैं तो सेलर क्या करता है, वो एक बिल बनाता है, उस पर साइन करवाता है वो बायर के और अपने साइन करता है,
अगर वो जब बायर उस पर साइन कर देता है तो वो एक ट्रेड बिल बन जाता है। उसने उस पर साइन कर दिया है तो एक तरह से वो लायबल हो गया। फ्यूचर में उस पर डेट लिखी होगी कि इस डेट तक ये पैसे दे देगा। लेकिन अगर सेलर को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ये इस बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट भी करा सकता है, वहाँ पे बैंक को दे सकता है और बैंक से पैसे ले लेगा। और जब यानी कि बायर पैसे वहाँ से देगा तो बैंक में वो सीधा जमा कर देगा। तो ये सेलर जो बिल बनाता है, जब इसे बायर साइन करके दे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक ट्रेड बिल बन जाता है। लेकिन जब ये ट्रेड बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता है और बैंक इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक कमर्शियल बिल बन जाता है। तो इस तरह से इस बिल की वजह से सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। तो भाई पार्टनर, यहीं पे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। हाँ वाह भाई, भाई, वो तूने तो तो है। बहुत बढ़िया समझाया, आज मेरे से भी अच्छा समझा दिया। ओके ठीक है गाइस, गाइस, मिलते हैं मिलते अगली हैं अगली कक्षा कक्षा में। में। जब तक के जब लिए तक के लिए कीप कीप वॉचिंग एंड वॉचिंग एंड स्माइलिंग। स्माइलिंग।